गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अतुल चौहान आपके सामने। आज आपके लिए क्लास 10th क्लास का यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर लेके आया हूँ। और ये यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे हर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम इस क्लास को देखें, क्लास 10th का ये चैप्टर जो है हमारा, ये यूरोप महाद्वीप के अंदर जो भी देश हैं उन सभी देशों के बारे में बताता है कि वहाँ पर किस प्रकार से क्रांति हुई, तानाशाही सरकार, राष्ट्रवाद सरकार, राजा जो थे वहाँ के, उन सब के खिलाफ किस प्रकार से एक राष्ट्रवाद के विचार देखने को मिला। और ये देखने को मिलेगा हमें ये यूरोप की महाद्वीप के अंदर सारी चीजें हुई। आप लोगों को मैं बता दूं, एग्जाम से ठीक पहले मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये देख कर बेनिफिट होगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो हैं इसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ताकि आगे मैं और भी वीडियो बनाऊं ज़्यादा से ज़्यादा। मैं चाह रहा हूं कि और भी वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रखूं, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत ज़्यादा मदद मिले। तो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के चैप्टर को जानेंगे। तो इस चैप्टर में जानने के लिए सबसे पहले तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि यूरोप क्या है। यूरोप एक महाद्वीप है। आपको सबको पता है हमारे विश्व के अंदर भाई 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीपों में से एक महाद्वीप यूरोप महाद्वीप। इस महाद्वीप के अंदर बहुत सारे देश, जिन देशों में कुछ फेमस देश जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, ये सारे फेमस देश हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। और इसके बाद हमें ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पर यूरोप की जो क्रांति हुई, वो यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद और तानाशाही सरकार, ये सारी चीजें शब्द हमें देखने को मिले। ये शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरुआत हुई थी फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति देखिए, मैंने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, यूरोप में राष्ट्रवाद, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी 1789 में, 1789। इसके अंदर आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके अंदर एक राजा था जिसका नाम था लुई 16, और इसने समाज को 3 भागों में बांट दिया था। आपको याद होगा, 9th क्लास में पढ़ा था हमने ये। 9th क्लास में पढ़ा था कि समाज को जब 3 भागों में बांट दिया गया था, पहला, दूसरा और तीसरा, जिसको स्टेट्स के नाम से जानते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के नाम से। फर्स्ट स्टेट के अंदर हमने देखने को मिला कि फर्स्ट ऑफ ऑल पादरी वर्ग आता है, जिसको प्रीसिस्ट वर्ग कहते हैं। और प्रीसिस्ट वर्ग वह वर्ग होता है जो पूजा पाठ करा करता था, एजुकेशन दिया करता था, एजुकेशन सभी फील्ड को दिया करता था। हमें पता चला सेकंड जो हमें देखने को मिला, कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग कौन सा था? कुलीन वर्ग एक ऐसा वर्ग था जो अमीर वर्ग था। अभिजात वर्ग जो क्या करता था, वह बेटा शासन वर्ग, शासन को चलाया करता था। तीसरा वर्ग वह था जो कृषक वर्ग था। कृषक मतलब किसान वर्ग, और प्रेजेंटेटिव कहते हैं। और बेटा ये कुल मिलाकर ये तीनों वर्ग से समाज चल रहा था। लेकिन ये स्टार्टिंग के जो 2 ऊपर वाले वर्ग थे, ये किसान वर्गों पर बहुत ज्यादा शोषण करते थे, अत्याचार करते थे। तो इसीलिए फ्रांस के अंदर क्या हुआ, किसानों ने अपने इस शोषण के विरुद्ध एक क्रांति करी, और उसी क्रांति को फ्रांस की क्रांति कहते हैं। इन कृषक वर्गों ने लुई 16 के खिलाफ जो पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम था जैकोबिन क्लब। और जैकोबिन क्लब पार्टी बनाने के बाद जिसके अध्यक्ष थे रोबेस्पियर, उन्होंने लुई 16 को फांसी की सजा दी और वहां पर राष्ट्रवादी विचारधारा लेके आए। और यही जैसे फ्रांस के अंदर शुरुआत हुई, फ्रांस के अंदर जैसी शुरुआत हुई तो इसकी जानकारी सभी यूरोप के देशों को हो गई, और हर देश के अंदर क्रांति होने लगी। यही क्रांति जर्मनी में हुई शुरू, इटली में शुरू हुई, और वहां पर हर कहीं अलग अलग एक लीडर पैदा हुआ, और उस लीडर ने वहां की क्रांति पर सहयोग किया। सबसे पहले बात करें जर्मनी की। जर्मनी का एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है जर्मनी के जो पार्ट बटे हुए थे उन सबको मिला लेना, और ये हुआ था 1871 में। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो योगदान रहा वो बिस्मार्क का रहा, जिसको जनक भी कहा जाता है जर्मनी के एकीकरण में किसका सबसे बड़ा योगदान था, या जनक कौन था? तो वो था ओटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क जो जर्मनी का एकीकरण माना जाता है 1871 में। और ये जो एकीकरण हुआ था ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में हुआ था। और सबसे ज्यादा इसका जो सपोर्ट किया था या प्रयास जो किया था वो प्रशा ने किया था। और इस समय जब
जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया था, तो उसके सम्राट बनाया गया था विलियम प्रथम को। और बिस्मार्क ने एक नीति चलाई थी, एक पॉलिसी चलाई थी, जिस पॉलिसी को कहा जाता है लौह और रक्त नीति। लौह और रक्त की नीति इसलिए ताकि लोगों को पूरी तरह से सबको समझाया जा सके और सबको एक एक इस राष्ट्रवाद की सोच के तहत जोड़ा जा सके। अगर हम इसके बाद आगे चलें तो एक और देश के बारे में जानना पड़ेगा, इटली के बारे में। इटली का भी एकीकरण 1871 में हुआ था, जिसके अंदर ज्यूसेप मैत्सेनी और ज्यूसेप गैरिबाल्डी, इनका बहुत नाम था। जो गैरिबाल्डी थे वो सिडनिया के थे, और इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा नाम जिसका जाता है वो थे काबुल। एक सबसे बड़ा एक कथन पेपरों में कई बार पूछा गया है, एक स्टेटमेंट ये होती है कि फ्रांस छींकता है तो बाकी सारा यूरोप जो है उसको सर्दी या जुकाम हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो शुरुआत राष्ट्रवाद की सोच की फ्रांस से हुई थी, वो इटली, जर्मनी, प्रशा हर कहीं तक फैली। तो यही कहा गया है कि फ्रांस छींका तो हुआ क्या, जुकाम और खांसी सबको हो गई यूरोप के देशों में। इसके बाद हमें देखने को मिला, यहाँ पर एक राइटर के बारे में जानेंगे जो बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, जिसका नाम है फ्रेडरिक सरायु। फ्रेडरिक सरायु के बारे में एक बात बता दें, ये कलाकार था, चित्रकार था, चित्रकर्ता था, और इसके बनाए गए चित्र बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इसके चित्रों में 4 चित्र बहुत फेमस थे, जिसमें से एक चित्र के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये रही कि उसमें सबसे पहले राष्ट्रवाद को दिखाया गया। उसके अंदर अमेरिका के, ब्रिटेन के, फ्रांस के, यूरोप के सभी निवासियों को दिखाया गया, और उसमें एक प्रतीक दिखाया गया। आज़ादी के लिए एक महिला का रूप दिखाया गया, और इसी जो पिक्चर्स को देखकर लोग प्रभावित हुए, इसलिए इनका नाम बहुत फेमस है। इनके चित्रों में निरंकुश शासन को दिखाया जाता था, भाईचारा को दिखाया जाता था, स्वतंत्रता को दिखाया जाता था, और समानता को दिखाया गया, और एक बहुत प्रॉपर वर्ड को बताया गया जिसका नाम था यूटोपिया। यूटोपिया के बारे में बता दें कि यूटोपिया का मतलब होता है राम राज्य, जो असलियत में कभी नहीं है और ना आज तक है। यूटोपिया शासन का मतलब होता है एक ऐसा शासन जहां पर सभी को सुख मिलता है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसीलिए आपको यूटोपिया के बारे में जान लेना है कि यूटोपिया एक कल्पना दर्शक राज्य है, ऐसा राज्य जो सिर्फ कल्पनाओं में है, बिल्कुल संभव नहीं है जिसका जानना। अब आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कुछ पॉइंट्स और यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, जैसे लाल टोपी और टूटी जंजीर प्रतीक किसका है। इसी चैप्टर का है ये टॉपिक कि भाई टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है, मतलब स्वतंत्रता का है। फ्रांस का स्वतंत्रता का प्रतीक किसको माना गया, मारियाना को माना गया। और जर्मन राष्ट्र का प्रतीक कौन है, जर्मनिया। टाइद क्या है, टाइद एक तरह का कर होता था, टैक्स होता था जो लोगों को देना पड़ता था। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस मैंने फ्रांस की क्रांति और यूरोप की क्रांति के यहाँ पे लेके आया आप लोगों के लिए। आप लोगों को इसको देखना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हमारे सारे भी बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे और उनको एग्ज़ाम में हेल्प मिले। बच्चे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे तो आपके एग्ज़ाम से पहले मैं और भी वीडियोस ऐड आउट करूँगा, लेकिन कंडीशन यह है कि ये आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मोटिवेशन बढ़ाएं। और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और बहुत ज़्यादा वीडियो बनाऊं और आपके लिए सपोर्ट करें। ठीक है भाई, आपको भी सपोर्ट करें, हम भी सपोर्ट करें। थैंक यू।